हाउ आर यू गाइस, कैसे हो? दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग जकास क्लास 6। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आफी के क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 10। क्या है चैप्टर नंबर 10? यहां पे देख सकते हैं, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। क्या? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अगर नाम पे आए क्या, मोशन मतलब मूवमेंट और मेजरमेंट मतलब किसी भी चीज को मेजर, क्या मेजर करना है? डिस्टेंस मेजर करना है, दूर, वो कितना दूर है एक जगह हमसे। सो ये जो मोशन ट्रांसपोर्ट था, पहले के जमाने में देयर वाज नो एनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, देयर वाज नो एनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर जाना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन एंशिएंट इंडिया। पुराने काल में हमारे भारत में ऐसा कुछ, भारत में क्यों पूरे दुनिया में कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं था। उस टाइम क्या करते थे? ट्रेवल बाय वॉकिंग, ट्रेवल बाय वॉकिंग। वो चल के बड़ी बड़ी दूर तक भी जाते थे, इसलिए उस समय के लोगों को ताकतवर कहा जाता है। और सामान कैसा करते थे? पीठ पे लद के ही ले जाएंगे या फिर खींच के लेके जाएंगे, और कुछ चारा भी नहीं है बेचारों के पास। उसके बाद क्या आया? एनिमल्स आर यूज्ड लेटर। यहां पे पूरा डिस्क्राइब करके लिख देता हूं। लेटर एनिमल्स आर यूज्ड। कुछ समय पश्चात एनिमल्स को यूज किया गया, किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। और उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ? फैसिलिटी। ओके, फैसिलिटी क्या? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कुछ नहीं था। उसके बाद एनिमल्स आर यूज्ड, और एनिमल्स के बाद क्या हुआ होगा? ऑब्वियसली गाड़ियां कुछ आए होंगे, पर क्या ये मशीनरी गाड़ियां आए होंगे? जी नहीं, मशीनरी जो गाड़ियां हैं वो नहीं आई थी। उसके बाद कार्ट व्हील, ये सब का यूज किया गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पर 19th सेंचुरी में क्या हुआ? स्टीम इंजिन्स डेवलप हुए। स्टीम इंजिन्स डेवलप्ड, ये सेंचुरी होगा, सेंचुरी अलग मीनिंग होता है। डेवलप, स्टीम इंजन का डेवलप हुआ कब? 19th सेंचुरी में। उसके बाद क्या हुआ होगा? जो आज हम यूज कर रहे हैं, ट्रक, बसेस आर यूज्ड। और ये एरोप्लेन कब डेवलप हुआ था पता है? इन अर्ली 1900, इन अर्ली 1900 मतलब 20th सेंचुरी बोल सकते नहीं, अर्ली 1900 बोलना ही सही रहेगा। इन अर्ली 1900 एरोप्लेन्स डेवलप्ड। एरोप्लेन चलना शुरू ही हुआ था। डेवलप मतलब शुरू ही हुआ था, डेवलप्ड। और एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट आज जैसे जा रहे हैं ना, ये कब शुरू हुआ पता है? एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट जो स्पेस जाते हैं, अंतरिक्ष से जान, स्पेसक्राफ्ट डेवलप इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में ये सब चलना शुरू किए। क्या? चलना शुरू किए। सो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम, इनके टाइप्स के बारे में, कैसे इनका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऊपर आया, कैसे इनका यूज हमने स्पेसिफिक वे में किया, उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, सो हमने मोशन यानी ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट वेज तो एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है मेजरमेंट की। हमें कहीं जाना है, तो वहां का डिस्टेंस जानना हमारे लिए जरूरी है। वी नीड टू नो डिस्टेंस, वी नीड टू नो डिस्टेंस
ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम आवर लोकेशन, फ्रॉम आवर लोकेशन टू चूज, क्या चूज करने के लिए, टू चूज वी नीड टू नो डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम आवर लोकेशन टू चूज स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, मोड ऑफ ट्रेवल लिख सकते हो, मोड ऑफ ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी लिखने से होगा, मोड ऑफ ट्रेवल, स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रेवल। कैसे, अगर कोई चीज का डिस्टेंस मान लो 200 मीटर है, हम चल के चले जाएंगे। अगर 500-600 मीटर है, साइकिल से चले जाएंगे। 10-15 किलोमीटर है, बाइक या कार का यूज करेंगे। अगर ज्यादा दूर है 400-500 किलोमीटर, तो क्या बस या ट्रेन का सहारा लेंगे। अगर 1500-2000 है, या तो ट्रेन या तो भाई एरोप्लेन्स। अगर दो कंट्री के बीच ट्रेवल कर रहे हैं बहुत दूर, तो वो प्लेन या फिर शिप में होगा। वैसा ही कुछ है, वी नीड टू नो डिस्टेंस। वो सब जो मोड जो हम चूज करेंगे, उसके लिए हमें उस जगह का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। कैसे डिस्टेंस, कैसे मेजर करके, हम मेजर करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। अब क्या, बुक में एक एक्टिविटी दिया गया है, नोट इट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। सो बुक में एक एक्टिविटी क्या दिया है, ये बोर्ड ज्यादा कवर नहीं हुआ है, यही बता देता हूं, सुनो। एक डेस्क था, जैसे आपके स्कूल में भी होगा, एक डेस्क तो होगा ना। दो बच्चों को एक डेस्क में बैठाया गया। एक डेस्क मतलब टेबल टाइप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये डेस्क में दो बच्चों को बैठाया गया, तो इसको क्या दो पार्ट्स में अच्छे से डिवाइड करने का वो लोग सोचे, क्योंकि एक बच्चा ज्यादा कोई ले रहा था तो झगड़ा हो रहा था उन दोनों में। पहले दिन उन्होंने क्या किया, एक गिली और एक डंडा लाए। वो एक गिली डंडा देखिए हो ना, एक डंडा ऐसा कुछ होता है, गिली छोटी सी डंडे को गिली बोल सकते हैं, तुम बोल सकते हो, गिली छोटा होता है। ये टेबल का डिस्टेंस कितना हुआ मालूम है, ये हो गया, ये एक गिली, फिर ये एक डंडा, एक गिली, फिर से एक गिली और एक डंडा। मतलब टोटल ये कितने में पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इसको मैं अच्छे से ये गिली डंडे को बना लेता हूं, चलो, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए पूरा यूनिफॉर्मली। ये देखो, ये हो गया, मान लो गिली डंडा है, इसको मैं ऐसे यूज कर रहा हूं। यहीं कहीं पे कट होगा, यहाँ पे एक गिली, ये दोनों तरफ डंडे, मतलब इसका डिस्टेंस कितना हुआ, इसके डिस्टेंस में दो डंडे और दो गिले आ रहे हैं इसके विड्थ में। हमें विड्थ वाइज डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर से एक लाइन चौक में, जो भी सर या मैडम थे उन्होंने खींच दिया स्ट्रेटली। तो ये जगह एक का ए मानो ए का हो गया, ये बी का हो गया, ऐसे करके डिवाइड कर लिया थ्रू द यूज ऑफ गिली डंडा। पर जब नेक्स्ट दिन वही टेबल पे आए, चक था ना, तो मिट गया। अब कैसे डिवाइड करेंगे। उस दिन क्या हुआ, ये जो गिली डंडा था ये खो गया। ये मान लो आकाश नामक एक बालक का था, वो उस दिन स्कूल नहीं आया, वो गिल्ली डंडा हमें नहीं मिल पाया। पर अलग एक बच्चे से हमने वो एडजस्ट किया, पर उसका साइज उससे अलग था, उसका साइज उससे अलग था, जिसके वजह से क्या हुआ, उसमें एक डंडा, दो डंडा और अंदर उसका एक ही गिली फिट हो पा रहा था। तो यहां से तो डिवाइड अच्छे से कर लेते, पर अब कैसे करेंगे। यहां पे दो गिली था, तो एक गिली एक डंडा एक की तरफ, एक गिली एक डंडा दूसरे की तरफ, ऐसे करके हम मिडिल में लाइन खींच दिए। अब यहां पे कैसे करेंगे। अब बोलोगे सर गिली के अंदर से खींच देंगे, यूनिफॉर्मली तो नहीं होगा ना, अच्छे से थोड़ी ना हो रहा है, वो जैसे पूरा यूनिफॉर्म डिवाइड हो रहा था। इसके लिए यहां पे हम क्या यूज करेंगे, हम एक धागा लेंगे, उस धागा को यहां से शुरू करेंगे और यहां तक लेके जाएंगे। इन दोनों पॉइंट को मार्क कर देंगे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। अब इस धागे को, ये धागा है ना, यहां पे निकालेंगे वो धागा, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट मार्क है, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे, आपस में जोड़ देंगे। अब ये कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट।
सो ये वाले को लेके यहां पे हम प्लेस कर देंगे, ये आधे वाले को कुछ इस तरह से ये प्लेस हो जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। सो यहां पे एक मार्क करेंगे, वैसे ऊपर भी एक मार्क दे देंगे और इसको ऐसे करके लाइन खींच देंगे और टेबल को डिवाइड कर देंगे। सो जब गिल्ली डंडा हर दिन एक साइज का नहीं मिलेगा, पर ये टेबल का लेंथ तो सेम होगा ना, हम एक थ्रेड लेंगे कोई भी, उसका स्टार्टिंग एंडिंग मार्क कर देंगे, उसको फोल्ड कर देंगे। कैसे फोल्ड करेंगे? 1/2 फोल्ड, 1/2 फोल्ड, और इसको यहां पे रख के दोनों तरफ मार करके सीधे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे हम कर सकते हैं मेजरमेंट। सो डिफरेंट जगह होंगे, रोड का मैप हम थोड़ी ना थ्रेड लेके नापेंगे, सो उसके लिए अलग चीज यूज होगा। वैसे ही इसके टाइप्स और डिटेल्स में पढ़ने के लिए पहले पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद मैं पढ़ा दूंगा। जैसे मैंने बोला डेस्क में हमने थ्रेड यूज किया, पर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज होते हैं। लाइक टेलर क्या मेजर करता है? क्लॉथ को मेजर करता है, क्लॉथ कितना लंबा है। वो किस चीज का यूज करता है? टेप। पर जब एक क्लॉथ मर्चेंट के पास जाओगे जो कपड़ा बेचता है, ये टेलर मतलब जो कपड़ा सीलता है, और क्लॉथ मर्चेंट जो कपड़ा बेचता है, वो भी क्लॉथ को ही मेजर करता है, पर किसमें करता है? मीटर रॉड में। 1 मीटर का ये रॉड होता है। कारपेंटर किसका यूज करता है? वही टेप का। कारपेंटर किसका यूज करता है? टेप का, क्योंकि टेप इजी होता है। पेड़ का गर्थ मतलब पेड़ का जो गिर्थ होता है, जो उसका मोटाई होता है, वो नापता भी है, उसका हाइट, डोर का हाइट नापता है। सो कारपेंटर क्या? टेप यूज करता है। पर क्या पहले के जमाने में ये सब चीज यूज होते थे? नहीं होते थे। पहले जो यूनिट था वो था इन एंशिएंट टाइम we use हैंडस्पन। हैंडस्पन मतलब क्या होता है? देखो, ये वाले फिंगर टिप से ये वाला फिंगर टिप, इतने जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं 1 हैंडस्पन। सो सबका हाथ थोड़ी ना सेम होता है, अलग अलग होता है। सो क्या हैंडस्पन एक स्टैंडर्ड यूनिट हम बोल सकते हैं? मान लो तुम यहां से एक डोर का लंबाई अपने हैंडस्पन में नापोगे, मान लो वो 5 या 10 हैंडस्पन आया, मान लो 10 हैंडस्पन आया, तुम फोन करके बोलोगे उस दोस्त को कि यार वो हमारे घर में एक डोर पड़ा है, तू ले सकता है अपने यूज के लिए, उसका हाइट कितना है वो पूछेगा, तो तुम बोलोगे 10 हैंडस्पन। वो जब अपने हाथ से मेजर करके एक डोर डिजाइन करेगा अपने घर में, वहां पे जब वो डोर फिट करने जाएगा ना, वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपके हाथ का साइज और आपके दोस्त के हाथ का साइज 19-20 फर्क तो आएगा। अगर आप सेम भी साइज के हो तो फर्क तो आएगा। और क्या यूज करते थे? फुट। सर ये वो फिट वाला फुट है क्या? नहीं, ये हमारा जो पैर है ना, जो पैर है, जैसे हाथ वाले को पाम बोलते हैं, वैसे पैर वाले को फुट बोलते हैं। उसी 1 फुट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फुट। वो भी एक यूनिट टाइप का यूज होता था। तो लोग तो मतलब पर्सन टू पर्सन ये डिफर करेगा। ऑस्ट्रेलियन बहुत ऊंचे होते हैं, 6 फीट उनका एवरेज हाइट है, और जापानीज बहुत छोटे होते हैं। उन जापानीज, चाइनीज वो 5 फीट के होते हैं। मतलब दोनों के फीट में जमीन आसमान का फर्क आएगा। वो वहां पे फुट पे मेजर करेगा, इनको कहेगा तो थोड़ी ना मैच करने वाला है। सो एंशिएंट टाइम में ये जो सब भी यूनिट यूज होते थे, ये स्टैंडर्डाइज नहीं थे। मतलब हम इसको अगर यूज करेंगे तो धोखा पड़ जाएगा, क्योंकि जापानीज का फुट, ऑस्ट्रेलियन का फुट जैसे एग्जांपल है, आपका हाथ, आपके दोस्त का हाथ, वैसे पहले के जमाने में ये सब फुट यूज होता था। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो जैसे मैंने बताया एंशिएंट टाइम की बात कर चुके। सो जैसे कपड़े का माप बताने के बाद कौन क्या यूज करता है बता दिया। वैसे एंशिएंट टाइम में कौन क्या यूज करते थे? एंशिएंट इजिप्ट वाले क्या यूज करते थे? इजिप्ट एक देश का नाम है। इजिप्ट इसे कंट्रीज नहीं, बहुतों ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना तो बता देता हूं। यहां पे यूज होता था 1 हैंड, मतलब दिस एल्बोस टू दिस फिंगर टिप, 1 हैंड, एल्बो टू फिंगर टिप, ये उनका स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट था, एल्बो टू फिंगर टिप।
और पहले के ज़माने में अगर आप कहीं पे भी कपड़े खरीदने जाओगे ना, यार्ड के हिसाब से देते थे। ज़्यादातर जो कपड़े खरीदते थे वो विदेशी थे, यूरोपियंस, वहाँ पे यार्ड चलता था। हमारे यहाँ तो अलग अलग यूनिट चलती थी और खुद बहुत लोग बना लेते थे, हेल्प ऑफ चरखा, जो आपने फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ा होगा। सो 1 यार्ड क्लॉथ वो कैसे मेजर करते थे पता है? 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ, कपड़ा 1 यार्ड। आप एक हैंड को स्ट्रेच करोगे और ये चिन पॉइंट से यहां तक जो डिस्टेंस होगा इसको 1 यार्ड, यहां पे पकड़ेंगे इस उंगली में और ये चिन तक लाएंगे, 1 यार्ड कंप्लीट हुआ। फिर इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे, इस चिन में 2 यार्ड कंप्लीट हुआ। ये होता है यार्ड। आउटस्ट्रेच, आर्म टू आउटस्ट्रेच मतलब बाहर खींचा हुआ। ये स्ट्रेच क्या नाम है? चिन से इस तरफ ऐसे स्ट्रेट रखूंगा और चिन मतलब ये रखा स्ट्रेट, चिन से यहां पे रखूंगा, ये जो डिस्टेंस है ये 1 यार्ड है। आउटस्ट्रेच, आर्म टू चिन। चिन मतलब इसको बोलते हैं, चाइना वाला चिन नहीं है, इसको चिन बोलते हैं। ओके, सो इन एंशिएंट इंडिया बहुत सारे यूज होते थे। एंशिएंट इंडिया, अपना देश का कैसे भूल सकते हैं यार, अपने देश का कैसे भूल सकते हैं? एंशिएंट इंडिया का, एंशिएंट इंडिया में क्या यूज होता था? अंगुल, अंगुल, बहुत जगह पे अंगुल भी बोला जाता है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये ऊपर से इतने डिस्टेंस को मीन्स इट्स 1 अंगुल। ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस 2 उंगली फिट हो रहा है, मतलब 2 अंगुल। ये था। और क्या था? मुट्ठी, एक मुट्ठी, जिसको फिस्ट इंग्लिश में लिख देता हूं। एक मुट्ठी, मुट्ठी मतलब एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी चावल मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो मुट्ठी हो गया। और एक मजेदार होता है चुटकी। आपने डायलॉग बहुतों ने सुना होगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वो वाला डायलॉग मार के मत आ जाना एग्जाम में। आपको एंशिएंट इंडिया का यूनिट पूछे तो चुटकी लिख के आना है। छोटा भीम चुटकी वाला नहीं, चुटकी, एक चुटकी। ये जो है ना, दोनों फिंगर के बीच जितना फंसेगा नमक, एक चुटकी नमक, एक चुटकी सिंदूर, ये सब चुटकी में होता है। ओके, सो इनसे तो खत्म होता है। अब एक बात जान लो कि इसमें पागलपन चल रहा था, क्योंकि किसकी चुटकी बड़ी किसकी छोटी होगी, और किसकी मुट्ठी बड़ी किसी की छोटी होगी, अंगुल किसका बड़ा किसी का छोटा होगा, थोड़े ना सबका सेम होता है। बहुत खली जैसा, द ग्रेट खली जैसा इंसान को बुलाओगे और किसी मतलब दुगले पतले किसी हड्डी को बुलाओगे, दोनों का फिंगर फिस्ट कुछ भी मैच करने वाला है। सो क्या पागलपन चल रहा। तो फ्रेंच लोगों ने क्या किया? फ्रेंच लोगों ने एक स्टैंडर्ड यूनिट एस्टैब्लिश किया, ए स्टैंडर्ड सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम नेम, और उसका नाम उन्होंने क्या दिया? मैट्रिक सिस्टम। इन्होंने पहले स्टैंडर्ड सिस्टम को एस्टैब्लिश किया पूरे दुनिया में, मैट्रिक सिस्टम का नाम दिया। कब दिया? 1990 में, 1990 में उन्होंने ये नाम दिया। अब क्या हुआ? ये लोग ऐसे नाम देने चलने लगे। बहुतों देश ने बहुत से सिस्टम एस्टैब्लिश कर दी। इंडिया का एक, चाइना का एक, यूरोप का एक, यूएस का एक, ऑस्ट्रेलिया का एक, सब अलग अलग होने लगे। तो दुनिया ने सोचा कि अगर देश के हिसाब से अगर ये यूनिट का बंटवारा हो जाएगा तो कैसे पूरी दुनिया को एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जिसको आज आप एसआई यूनिट के नाम से बोलते हैं। पूरी दुनिया ने सबको मिला के एक स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स किया, जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। उसके बारे में मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा। बिफोर वी मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे कि मैंने बताया कि सब अपना अपना सिस्टम इन्वेंट करने चालू कर दिया आफ्टर इन्वेंशन ऑफ मैट्रिक सिस्टम बाय फ्रांस। वर्ल्ड हैज डिसाइडेड टू
सो वर्ल्ड हैज डिसाइडेड, पूरी दुनिया ने निर्धारित किया, क्या? डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसका नाम क्या रखा गया? SI, सिस्टम इंटरनेशनल, तो वर्ल्ड, और उसका नाम इन्होंने रखा SI यूनिट, जिसको फुल फॉर्म क्या कहा जाता है? सिस्टम इंटरनेशनल। असल में ये इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट इसका नाम है। जब इन्होंने IS यूनिट लिखा, पता नहीं इनको पसंद नहीं आया शायद ये नेम, उन्होंने इसको SI कर दिया, SI यूनिट। मजा नहीं आया, बोले जब IS यूनिट मजा नहीं आया, SI कर दो, मजा आ रहा है, फील आ रहा है, फिजिक्स का फील आ रहा है। दिस इज फिजिक्स पार्ट ऑफ आवर साइंस एंड इट्स ऑल अबाउट फील, और मैं तुम्हें फील दिलाने वाला हूं। यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। सो वेट को क्या बोलते हैं? केजी SI में, वो हमें नहीं जानना है, हमें डिस्टेंस के बारे में जानना है। डिस्टेंस का SI क्या दिए? डिस्टेंस का SI यूनिट ये लोग क्या दिए? मीटर, जिसका सिंबल इन्होंने निर्धारित किया M। और 1 मीटर को कितना सेंटीमीटर होता है? जो हमारे स्केल में होता है ना, सेंटीमीटर में हमारा स्केल पार्टीशन होता है, क्योंकि वो छोटे चीजों के लिए, छोटे लाइन ड्रॉ करने के लिए है, छोटे चीजों को नापने के लिए है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और जो किस लोहे के रॉड को अगर नापना है, किसी छोटे से सीट की मोटाई नापना है, तो उसके लिए और छोटा यूनिट आवश्यक होता है, जिसको हम मिलीमीटर बोलते हैं, mm। द सीट इज 10 mm थिक, मतलब वो सीट 10 mm मोटा है, वो बहुत छोटा यूनिट होता है। सो 1 cm इक्वल्स टू 10 mm। रॉड का भी तुम सुने होगे, 10 mm रॉड लाओ, 8 mm रॉड लाओ, 16 mm रॉड लाओ, हाँ, तो वो उसका मोटाई है। समझ गए? क्लियर है? अब क्या, अगर मान लो हमें दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस नापना है, हम मीटर में थोड़े ना नाप सकेंगे, उसके लिए फॉर लार्ज मेजरमेंट, उसके लिए जो बड़ा है मुंबई से दिल्ली वाला डिस्टेंस, लंबे लंबे डिस्टेंस, दो सिटी के बीच, दो शहर के बीच जो डिस्टेंस होगा, फॉर लार्ज मेजरमेंट किलोमीटर इज यूज्ड। और किलोमीटर का क्या होता है? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। अब इसके बाद मैं मेजरमेंट का डेफिनेशन बता दूंगा, और डिवाइस टू मेजर, कौन कौन से डिवाइस से ये डिस्टेंस मेजर होता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। इसका किताबी भी तो कुछ डेफिनेशन होगा ना, मेजरमेंट एक चैप्टर अगर है। सो ये क्या है? मेजरमेंट, बहुत आसान डेफिनेशन है। मेजरमेंट, इट इज कंपेरिजन, ये कंपेरिजन है, इट इज कंपेरिजन बिटवीन ए नोन क्वांटिटी with a unknown quantity। अननोन क्वांटिटी, इसका फील दिलाता हूं, सुनो, गौर से सुनो। अननोन क्वांटिटी के साथ इसका फील देखो। मान लो मुझे इस बोर्ड का लेंथ नापना है, मेरे पास एक फीट का रॉड है, 1 फीट का स्केल है या फिर कुछ है, तो 1 फीट क्या है? नोन है मुझे कि वो स्केल जो है, वो जो रॉड है वो 1 फीट का है, और इसका लेंथ
मुझे पता नहीं है, इसलिए अननोन है, इसीलिए तो मुझे नापना है और जानना है। ये अननोन है इसलिए मुझे जानना है, पर वो जो फिट का रॉड है 1 फीट का, उसका लेंथ मुझे मालूम है। तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। यहां पे एक बार उस स्केल को रखूंगा, फिर से एक बार रखा, दूसरी बार फिर से रखूंगा, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे करके जितने बार ये पूरे बोर्ड में फिक्स होगा। ये बोर्ड 4 फीट का है, मतलब ये 4 बार यहां पे 1 फीट का रॉड बैठेगा, मतलब द बोर्ड, द लेंथ ऑफ द बोर्ड इज 4th टाइम्स द 1 फीट रॉड। मतलब अननोन क्वांटिटी कितने गुना है नोन क्वांटिटी का, 4 गुना। नोन क्वांटिटी क्या है, 1 फीट का रॉड। अननोन क्या है, लेंथ ऑफ द बोर्ड। समझ गए मेजरमेंट का डेफिनेशन। अब है करेक्ट सिलेक्शन ऑफ डिवाइस। मेजरमेंट के लिए करेक्ट डिवाइस सिलेक्ट करना ऑफ डिवाइस। मान लो तुम्हें किसी पेड़ का गिर्त नापना है, मतलब उसकी जो मोटाई होती है ना, ये जो चीज है एक पेड़ में, इसको बोलते हैं गिर्त नापना उस पेड़ का। उस पेड़ के गिर्त नापने के लिए तुम 15 सेंटीमीटर का स्केल लेके ऑब्वियसली नहीं जाने वाले हो। अगर लेके जाने वाले हो तो उससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं है। टू मेजरिंग गिर्थ ऑफ ट्री हम क्या यूज करते हैं, स्केल यूज नहीं करते। 15 सेंटीमीटर क्या, 1 मीटर का भी स्केल यूज करना ही नहीं है। गिर्थ ऑफ ट्री, यहां पे या तो आपको थ्रेड यूज करना है और उसको बाद में या तो आपको थ्रेड यूज करके उसको बाद में स्केल में नापना है, या सबसे बेस्ट जो तरीका है ना, आप मेजरिंग टेप यूज करो। वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, जिसके वजह से आप पूरी उसको गोल से ऐसे करके उसका मेजरमेंट इजीली देख सकोगे। ओके, जो मर्चेंट होता है, मैंने जैसे बोला, क्लॉथ का नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो टेप या तो मीटर रॉड, या तो टेप या तो मीटर रॉड। और मान लो आपको अपने पेंसिल का लेंथ नापना है, उसके लिए टेप या मीटर रॉड लेने थोड़ी ना जाएंगे आप क्या यूज करेंगे, आपका 15 cm स्केल जो कि ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। पेंसिल का लेंथ नापने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, 15 cm स्केल। 15 cm इसलिए मेंशन है क्योंकि ज्यादातर ज्योमेट्री बॉक्स में यही प्रेजेंट होता है। मैं वो फोल्डेबल वाले की बात नहीं कर रहा हूं। 15 cm स्केल ये इजीली अवेलेबल होता है हमारे स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट है उनको 15 cm स्केल इज इजीली अवेलेबल। ओके, करेक्ट सिलेक्शन ऑफ डिवाइस समझ गए कि किस पर्पस के लिए कौन सा डिवाइस सही होगा उपयोग करने में। सो दिस टॉपिक इज फिनिश्ड। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कर लिया नोट कंप्लीटली? चलो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रिकॉशन बिफोर मेजरिंग। मान लो हम किसी भी चीज को अगर मेजर कर रहे हैं, पहले हमें राइट सिलेक्शन ऑफ डिवाइस, मतलब ठीक डिवाइस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ जरूरी प्रिकॉशन लेने हैं, कुछ सावधानियां लेनी है। प्रिकॉशन बिफोर मेजरमेंट। मेजरमेंट के पहले प्रिकॉशन लेना जरूरी है, वरना आपका मेजरमेंट गलत आएगा। क्या आएगा? गलत आएगा। क्या है प्रिकॉशन? प्लेस इनिशियल पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, ऑन जीरो ऑफ स्केल और टेप। आप जो भी यूज कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको जो स्केल का इनिशियल पॉइंट होगा जो कि 0, वो मेजरमेंट का, मान लो आप इस लेंथ का मेजर कर रहे हो, यहां पे आप स्केल प्लेस करोगे। आप स्केल को ऐसे प्लेस करना कि यहां पे जो 0 मार्क होगा ना, इसमें वो इस इनिशियल पॉइंट के साथ कोलाइन करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। ओके, पहला प्रिकॉशन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने तो स्केल तोड़ दिया, या फिर हमें अगर टूटा हुआ स्केल मिले तो क्या करेंगे? इफ द एंड इज डैमेज्ड, अगर डैमेज हो गया है
तो उस समय क्या करते हैं, टेक फुल, यानी फुल पॉइंट मतलब जो टूटा हुआ नहीं है, जो पूरा दिख रहा है, मान लो 5 में अगर दिख रहा है, 2 में दिख रहा है, 3 में, जिसमें टोटल आपको दिख रहा है, फुल पॉइंट एच इनिशियल। आपको फुल पॉइंट को इनिशियल लेना है, पर क्या करना है, एट द एंड व्हाइल रिकॉर्डिंग, जब आप उस मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप अपने मन में सोच रहे हो, व्हाइल रिकॉर्डिंग सबस्ट्रैक्ट इनिशियल फ्रॉम फाइनल। मान लो आपने एक लेंथ मेजर किया 25 cm, सो उसमें स्केल टूटा हुआ था, जिसकी वजह से आपने 5 में लिया, मान लो फुल पॉइंट इनिशियल, मान लो 3 या 4 तक टूट गया था, तो आपने 5 से लेना बेहतर समझा। सो 25 से क्या माइनस करेंगे, इनिशियल पॉइंट क्या था, 5 था। सो ऐसे मेजर करेंगे अगर स्केल डैमेज हो गया है, थर्ड और इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, ऑलवेज सी मेजरमेंट स्ट्रेट और परपेंडिकुलर फ्रॉम आइस, आंख से परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब मान लो यहां पे तुम्हारा स्केल है, ये मेजरमेंट तुम देख रहे हो, सो तुम्हारा आंख जस्ट स्केल के सामने होना चाहिए। ऐसे मान लो ये स्केल है, सो तुम ऐसे देखना, पूरा एक्यूरेट स्ट्रेट। अगर ऐसे दिखोगे आपको थोड़ा अलग दिखेगा मेजरमेंट, ऐसे भी देखोगे तो भी अलग दिखेगा। तो कैसे देखना है, परपेंडिकुलर एंड स्ट्रेट, ऑलवेज सी मेजरमेंट स्ट्रेट एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम आई, आंख से, फ्रॉम आई, ऐसे हमें मेजरमेंट को देखना है। अगर नहीं देखेंगे गलतियां होंगी, मेजरमेंट गलत आएगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बिफोर आई से यू एक्टिविटी। कर लिया, चलो एक्टिविटी बुक में दिया गया है कि आपको अपने एक दोस्त का मेजरमेंट लेना है। कैसे, उसको पहले वॉल में ऐसे चिपका दो, उसके बाद यहां पे एक पॉइंट आउट कर दो, मान लो यहां पे पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट है। सो इसको पहले क्या करना है, आपको एक सिंगल टेप से मेजर करना है, एक सिंगल टेप से उसको मेजर करना है, और नीचे से सिंगल टेप में मेजर कर, और उसके बाद एक हैंड स्पान में उसको एक एक करके कितना हैंड स्पान हुआ आपको मेजर, मान लो वो हैंड स्पान में आपका जितना भी हुआ, उसके बाद आप टेप में या स्केल में आपके हैंड स्पान का लेंथ को मेजर कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय क्या, जितना हैंड स्पान यहां तक पहुंचता है। सो उन दोनों में सीधा एक सिंगल टेप में मेजर करने में और हैंडस्पन में मल्टीप्लाई करके मेजर करने में वो सेम आ रहा है कि नहीं वो देखना है। अगर सेम आ रहा है तो सही है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो क्या है, आपने ये प्रिकॉशन को अच्छे से फॉलो नहीं किया है, जिसके वजह से आपका मेजरमेंट गलत आ गया है। समझ गए? सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट वन, pause the video and note it down. So guys, now we will discuss क्या, measuring distance of a curve line। यहां पे हेडिंग लिख देता हूं, चलो पहले आपके लिए, measuring distance of a curve line, of a curve line। सो यहां पे कर्व लाइन कैसा होता है, कैसा भी हो सकता है, वो कर्व होता है। सो इसको स्केल में तो मेजर कर नहीं सकते क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा होता है। सो हम क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे और इसको यहां से इनिशिएट करेंगे और ऐसे इसके ऊपर पूरा ओवरले कर देंगे, इसके ऊपर ओवरले कर देंगे, ऐसे एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट लेंगे और इस थ्रेड को क्या करेंगे, इस कर्व लाइन के ऊपर
ओवरले कर देंगे दोस्त। मान लो ऐसे करके ये थ्रेड को ऐसे लेके जाएंगे, यहाँ पे एक टिप दिया, यहाँ पे एक टिप दे देंगे, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे टिप देके यहाँ तक ले जाएंगे, फिर उस थ्रेड को निकालेंगे और उसको स्ट्रेट कर देंगे और स्केल में क्या करेंगे, उस जो थ्रेड होगा उसका इनिशियल फाइनल पॉइंट मार्क किए होंगे ना कर्व लाइन को नापने के बाद, उसको स्केल में मेजर करके हमें कर्व लाइन का डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। समझ गए कितना इजी है ना। थ्रेड को ओवरले करना है, थ्रेड को ओवरले करना है। अगर तुम बोलते हो तो मैं दिखा देता हूं कैसे करते हैं। सी, मैं केबल का यूज कर रहा हूं। सी, ये हो गया, यहां पे थ्रेड को शुरू किए, फिर इसको यहां से शुरू किया ना, यहां पे एक पॉइंट दे देंगे, फिर यहां पे एक पॉइंट दे देंगे, पॉइंट दे दिए, फिर यहां पे पॉइंट देने के बाद क्या करेंगे हम, ये यहां पे ले जाएंगे। सो ये जो पॉइंट है देखो, ये इसके ऊपर ओवरले हो गया, देख सकते हो। सो ये इनिशियल से, सॉरी मेरे हाथ से छूट गया, फिर से करना पड़ेगा। देखो एक गलती कितना बड़ा झटका दे सकती है। ओके, हो गया। ये ऐसे कर्व था, अब इसको स्ट्रेट कर देंगे और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम स्केल या टेप के द्वारा मेजर कर देंगे। खत्म बात। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत आसान है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म तुम बोल सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको पॉज करके नोट करने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है यार, बड़े टॉपिक को मैं टाइम देता हूं आपको, पॉज करके नोट करो बोलता हूं। सो नाउ क्या, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का नहीं पढ़ेंगे उतना ज्यादा क्योंकि वो आपके बुक में दिया गया नहीं है, तो बेकार में ज्ञान प्राप्त करेंगे जिससे मार्क नहीं आएगा, क्या फायदा होगा। पर ज्ञान के लिए आप देख सकते हो, जैसे गाड़ी जैसे चलती है, कार जैसे चलती है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। यहां पे क्या आता है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, वी ह्यूमन, हम इंसान, और क्या, आंट, चींटी, रैट, चूहा, और क्या आता है इसके अंदर, मान लो क्लॉक, हैंड, मतलब घड़ी का जो हाथ होता है जो हमें समय दिखाता है उसका भी तो मूवमेंट होता है, टिक 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 टिक, वो किसका मूवमेंट है, क्लॉक के हैंड का, एटसेट्रा, इनके मूवमेंट होते हैं। सो यहां पे आंट का मूवमेंट, मान लो यहां पे चीनी डला हुआ है, आंट जाता है, मान लो ये शुगर के क्रिस्टल है, आंट ऐसे ऐसे करके जाएगा, फिर यहां पे चला जाएगा, कभी इसको क्रॉस कर देगा, यहां से घुसा हो, ये देखो इस डायरेक्शन में घुसा है, यहीं से निकलेगा, फिर ये फिर से कहीं से भी ये चला जा सकता है। आंट का मूवमेंट कैसे होता है, इधर उधर कहीं भी घुसेड़ लो, क्या फर्क पड़ता है, ना कोई ट्रैफिक रूल्स, ना कुछ सिग्नल है, ना चालान कटने वाला है। सो ये आंट का मूवमेंट होता है। पर क्या क्लॉक का मूवमेंट ऐसा होता है, ये क्लॉक है, इसके हैंड का जो सेंटर में स्टैंड होगा, ये हैंड होंगे उसके, एक लंबा होता है, एक छोटा होता है, एक सेकंड भी होता है। सो ये कैसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, सर्कुलर, यूनिफॉर्मली। सो हमें यहां से क्या पता चलता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट थिंग्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन और मूवमेंट, अलग अलग चीजें अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ती हैं, तो उसी की टाइप्स हम पढ़ेंगे। अभी ये नोट कर लो, समझ लो, इसलिए मैं बोलूंगा बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मोशन। क्या, मोशन के टाइप्स ऑफ मोशन। सो क्या होता है, पहला जो टाइप है, सुन लो गाइस, पहला जो टाइप है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। सो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव अलोंग, ऑब्जेक्ट जो है, जो थिंग है या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है, ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, एक सीधी लाइन में मूव करता है, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन।
इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या चले आएंगे? आर्मी परेड, आर्मी जो सोल्जर लोग होते हैं उनका जो परेड होता है वो स्ट्रेट पूरा होता है। कितना स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करते हैं वो परेड कि वो स्ट्रेटली आगे बढ़ते हैं, उतना स्ट्रिक्टली वो प्रैक्टिस करते हैं। स्टोन फॉलिंग, पत्थर जब ऊपर से गिरता है ना वो स्ट्रेट लाइन में गिरता है, फ्रीली। ऐसे तुम धक्का देख के टेढ़ा मेढ़ा फेंकोगे तो टेढ़ा ही गिरेगा, पर फ्रीली जब गिरता है, ऐसे में अगर छोड़ूंगा किसी चीज को तो वो स्ट्रेटली नीचे गिरेगा, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या है? रोटेशनल मोशन। जल्दी मिटा देता हूं, आपको पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नोट करने के लिए। ये तो समझ गए ना, खुद से लिखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये अपने आप से डेफिनेशन रेक्टेंगल है, ऑब्जेक्ट इन विच ए ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। सो अभी क्या है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन देखो, अगर हो रहा है रेक्टिलिनियर मोशन का डेफिनेशन खुद से लिखो, नहीं हो रहा है फिर से बैक करो, पॉज करो, लिख लो। ओके, खुद से लिखना इज द बेस्ट वे टू मेक योर नोट्स, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक तो हम दे ही देंगे जब बन जाएगा नोट अच्छे से कलर वाला। सो रोटेशनल मोशन, ऑब्जेक्ट मूव अलोंग रोटेशनल। ये वर्ड तुम्हारे डिफिकल्ट हो सकता है, 11th 12th में ये इजी वर्ड बनने वाला है तुम्हारे लिए। सर्कुलर पाथ, गोल गोल घूमेगा, जैसे क्लॉक का मूवमेंट, जैसे क्लॉक का मूवमेंट। लिखो लिखो, सब लिखते जाओ एक साथ, ये समझने में उतना कुछ तो होने वाला नहीं है, उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बहुत आसान है। रोटेशनल मोशन इज ए मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, गोल गोल घूमता है, जैसे क्लॉक हैंड का मूवमेंट। हैंड मतलब उसका जो डंडा होता है, हाथ होता है हिंदी में बोले तो। क्लॉक का हैंड कैसे घूमता है? रोटेशनल घूमता है। और क्या रोटेशनल घूमता है? फैन, कूलर लिख सकते हो, बहुत कुछ है, मैं दो दो लिख दे रहा हूं, तुम अपने मन से दो चार और भी जोड़ सकते हो। फैन होता है, चक्री होता है, और व्हील होता है, बहुत कुछ होता है। सो नोट कर लो, मैं मिटा दूंगा वरना। लिख लिया? चलो, सो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? पीरियोडिक मोशन। तुमने जो बड़ा महंगा क्लॉक होता है उसमें एक पेंडुलम नामक एक चीज होती है, ऐसे गोल, यहां पे अगर घड़ी है तो उससे लटकता हुआ एक पेंडुलम होता है, उससे लटकता हुआ एक पेंडुलम। और इसका मोशन कैसा होता है? ऐसे, ये ऐसे हिलता रहता है, टुडुक 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 टुडुक, टिंग टोंग टिंग टोंग, जो कार्टून में साउंड होता है, समझ गए? वो है पेंडुलम का मोशन। इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। एक मोशन in this type of motion, in this type of motion, in this type of motion, object repeat its motion after a certain period, कुछ निर्धारित समय के बाद, कुछ निर्धारित समय के बाद यहां पे ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपना मोशन को रिपीट करेगा। कैसे? देखो, पेंडुलम मान लो 1 सेकंड में इधर जा रहा है, दूसरे 1 सेकंड में इधर आएगा, फिर 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड में कंप्लीट हो गया, ये यहां से शुरू हुआ था 1, फिर फिरा 2 हुआ, फिर से 2 सेकंड के बाद फिर से ये जाएगा ना, रिपीट किया ना अपने मोशन को, 2 सेकंड बाद ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, इसलिए उसको पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। समझ गए? देखो ध्यान से समझो, अगर नहीं समझे दूसरी बार समझा रहा हूं, और जो समझ गए 10 सेकंड स्किप कर सकते हो। सुनो, एक बार ये पेंडुलम यहां से मान लो शुरू हुआ,
इसको यहां जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, 1 सेकंड। फिर ये लौटेगा कितने टाइम में, 1 सेकंड, सो 2 सेकंड हो गया। और ये 2 सेकंड के सर्टेन पीरियड के बाद, 2 सेकंड क्या स्पेसिफिक है ना, 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड, 4 नहीं हो सकते, 2 मतलब 2। उसके बाद फिर से ये इधर जाना शुरू करेगा, मतलब अपना मोशन को वो रिपीट किया। यही है इन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसके एग्जांपल में क्या क्या आएंगे, जैसे पेंडुलम। आपको कुछ पता है तो बताओ यार, कुछ पता है, नहीं पता, चलो एक तो क्लॉक का पेंडुलम मैं बताता हूं आपको, और एक क्लॉक का पेंडुलम। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, सीविंग मशीन में निडल का, सीविंग मशीन निडल का होता है, उसमें एक व्हील होता है, कभी गौर से देखे हो तो देखना, व्हील जो होता है वो पीरियड वाइज रोटेट करता है। और क्या उसका जो निडल होता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे 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 होता है ना सर्टेन पीरियड में, वो भी रिपीट होता है। सो टाइप्स ऑफ मोशन टॉपिक होता है खत्म, कंप्लीट। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट और द लास्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay, so we are on the conclusion part or the last topic of the chapter, motion and measurement of distance. So ball and ground, देखो एक एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये डबल मोशन शो कर रहा है। फुटबॉल हो गया, टेनिस बॉल होगा, जब ग्राउंड में वो रोल करता है वो सर्कुलर भी मूव करता है और रेक्टिलिनियर आगे भी बढ़ता है, किसमें, स्ट्रेट लाइन में। सो ये दोनों होता है, रेक्टिलिनियर, लीनियर प्लस सर्कुलर। और अगर बात करें मोशन की तो ये तो हर जगह है यार, हमारा खून भी जो अंदर खोलता है बोलते हैं, बहता है बोलते हैं, वो भी तो मोशन है। मोशन इज एवरीवेयर। इस चैप्टर से एक चीज पक्का कर लो, फिजिक्स इज एवरीवेयर, मोशन इज एवरीवेयर, मोशन इज एवरीवेयर। अगर कुछ आप बोल रहे हो अगर सब स्टिल है तो क्या मूव कर रहा है, तो मैं बता देता हूं, अगर सब कुछ बंद है ना तो आपका जो टाइम है वो मूव कर रहा है। मैं घड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, वो समय तो बीत रहा है ना, समय तो आगे बढ़ रहा है। वो 1 मिनट 2 मिनट जितने भी टाइम आप बंद हो उतने टाइम समय तो आगे बढ़ रहा है, वो तो मूव कर रहा है, वो तो मोशन में है। वही तो फिजिक्स की सुंदरता है, ब्यूटीफुल फिजिक्स। फिजिक्स इज वेरी मच ब्यूटीफुल, इसमें तुम्हें मजा लेना है। लाइक फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड। और क्या होता है हमारे रियल लाइफ में, हम और क्या पढ़ते, और क्या, मोशन ऑफ अर्थ, सॉरी फॉर नोटिफिकेशन डिस्टर्बेंस, मोशन ऑफ अर्थ, सॉरी मोशन ऑफ अर्थ। मून भी लिख सकते हो, अर्थ, मून, ये सब क्या है, मोशन ही तो है। इसी के साथ इसको नोट कर लो और चैप्टर हो जाता है फिनिश। सो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो, डाउट हो, अच्छा लगे वीडियोस तो कम्प्लीमेंट्स हो, कमेंट जरूर करना। सो मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और जय हिंद, वंदे मातरम।